dynamic Union Minister for Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, who, among other things, is also the BJP's most important man in Rajasthan, I think. Oh. But he's also been given the very, very difficult task of not only ensuring piped water supply to all of rural India by 2024, but also cleaning the Ganga, which I think has been one of the longest running programs in the country. And that's something that Rajiv Ranjan Mishra ji knows quite well. He's been there before as Joint Secretary, and now he's Director General of the National Mission for Clean Ganga. And of course, I have with me Mr. Prabhu Chawla, who I think all of you know very well. And he's been editorial director of the New Indian Express and many other publications before that. Welcome all of you, and thank you so very much for joining us. I'd like to just quickly start off with the Minister. Mr. Minister, I think the most important thing about the Jal Shakti Ministry, firstly, I think was just the restructuring, because it had, 7 ministries, 10 departments, just the whole restructuring of it must have taken quite a bit of your time and effort. Would you like to talk a little about that? धन्यवाद कावेरी जी। जी। मुझे नहीं लगता कि कोई उसके लिए एफर्ट्स करने पड़े होंगे। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी ड्राइविंग फोर्स है, जी, ऑन द डे आई थिंक ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो है रिफॉर्मेटिव गवर्नमेंट है, और इसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म ये था कि इन्होंने चुनाव से पहले इस बात के लिए कह दिया था कि हमारी सरकार बनेगी और अब की बार हम जो है इंटीग्रेटेड वाटर मिनिस्ट्री बनाएंगे। जी। जिस दिन मुझे शपथ दिलाई गई थी उसी दिन इसका नाम तय कर दिया गया था कि इसका नाम जल शक्ति मंत्रालय होगा। और जैसा आपने कहा कि इतने सारे मंत्रालय और विभाग, इन सब को जोड़ करके इसकी रचना की गई, लेकिन जब टॉप से ड्राइविंग फोर्स जब काम करती है जी, तो निश्चित रूप से सारी चुनौतियां उसके सामने, सारी हर्डल, सारी परेशानियां सब ध्वस्त हो जाती हैं, और बड़े आसानी से देश में एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री का निर्माण हो सका। हम सब जानते हैं पानी मोस्ट क्रिटिकल जो है कमोडिटी है, लाइफ के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए चैलेंज, और हिंदुस्तान के लिए और भी बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारी आबादी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है, और कंपैरेटिवली पानी हमारे पास में दुनिया की आबादी की तुलना में केवल 4% है, वो इम्बैलेंस भी दुनिया के। फिर भी हमारे पास जितना कुल पानी, अगर ठीक से हम अपने वाटर रिसोर्सेज का उपयोग करें तो हम आने वाली पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियों तक सस्टेनेबल बने रह सकते हैं। इस लक्ष्य के साथ में इस मिनिस्ट्री ने काम करना शुरू किया। जी, मगर इस बात में काफी अड़चने हैं, क्योंकि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट के साथ काम करना पड़ता है, वो आसान नहीं होता है। जैसे हमने लॉकडाउन में भी देखा, स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एग्जीक्यूट। तो अभी तक आपको क्या लगता है, काफी सक्सेस मिला है? हैव यू हैड कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टेट्स? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि स्टेट्स बहुत इसमें, इस विषय में कम से कम बहुत कोऑपरेटिव। जी। कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि जब राज्यों के माध्यम से आपको काम करना होता है तो सभी राज्यों में बराबर गति मिले, ये संभव नहीं होता। कहीं तेज गति से काम हो रहा है, कहीं कुछ धीमी गति है, कहीं प्रयास ज्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल स्टेट का अपना मैकेनिज्म और अपनी ड्राइविंग फोर्स काम करती है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर के लिए कितनी प्रायोरिटी पानी को, और चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो या पोल्यूशन अबेटमेंट हो या कंजर्वेशन ऑफ वाटर का विषय हो या वाटर रिसोर्सेज क्रिएशन का विषय हो, इन सब को लेकर के वहाँ के सरकार की मानसिकता कैसी है, इन सब के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पानी का विषय निश्चित रूप से हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी सरकार हो और कोई भी चुनी हुई सरकार। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी चुनी हुई सरकार इस एसेंशियल कमोडिटी को इग्नोर करके काम नहीं कर सकती। जब पानी पे डिस्कशन हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो हमारा नंबर 133 आता है वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। पर अगर आप देखें कि पिछले 50 सालों के अंदर 1951 से लेकर के जो वाटर की अवेलेबिलिटी आज पढ़ रहा था कि वहां पर 1951 में वाटर 5177 क्यूबिक मीटर अवेलेबल होता था। आज हमारी स्थिति ये आ गई है कि 1500 से भी लगभग कम अवेलेबल है, और अनुमान ये है कि 2030 तक भारत के अंदर वाटर की डिमांड दुगनी होगी सप्लाई से। ये आपकी मिनिस्ट्री ने सोचा होगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये चावला साहब, मैं निश्चित रूप से आपने जो आंकड़े दिए हैं उससे सहमत हूँ।
कि 1951 के साल में 50 के दशक में हमारी जितनी पानी की अवेलेबिलिटी थी वो घट करके अभी तीसरा हिस्सा भी नहीं रह गई। लेकिन इसको दूसरी तरफ हमको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा, the total water available in 1951 and total water available today, वो नंबर सेम है, सिर्फ जो है न्यूमरेटर कम हुआ है, जो है वो बढ़ा है, हमारी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी जी, इसके कारण से ये चुनौती खड़ी हुई है। लेकिन आज भी 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारे पास में हर साल बरसात से या बर्फ गिरने से आता है या इंटरनेशनल बेसिन से आता है, जबकि उसके अगेंस्ट में हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 250 BCM। नो अनडाउटेडली हमको उसकी दिशा में काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में भी ये बात कही थी कि हमारी चुनौती जो है वो पानी के प्रबंधन की है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों ने ठीक से अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। हमारा एवरेज वाटर रेनफॉल है वो लगभग 1068 मिलीमीटर्स, और इजराइल का जो है वो एवरेज रेनफॉल लगभग 150 मिलीमीटर्स है। इजराइल वाटर सरप्लस नेशन है और अपने वाटर एक्सपोर्टिंग नेशन है, अपने पड़ोसी देशों को पानी जो है वो पीने के लिए देता है, जॉर्डन को, सीरिया को, और हमारे यहाँ पानी की कमी। इसका मतलब कि हमको पानी का ठीक से प्रबंधन करना पड़ेगा, ठीक से उसका हार्वेस्टिंग हो, ठीक से उसका कंजर्वेशन हो, ठीक से उसका एफिशिएंट यूज हो, और बाद में रीयूटिलाइजेशन भी हो, उसका रीयूज भी हम बार बार कर सकें। ये सब हम करेंगे तो हम आने वाले समय में देश को आने वाली पीढ़ियों तक जल समृद्ध बना सकते हैं। इतनी संभावना, इतनी क्षमता हमारे पास। मिनिस्टर साहब, एक प्रॉब्लम है इसमें कि एग्रीकल्चर में काफी वेस्ट होता है पानी, इनएफिशिएंट यूज बहुत है वहाँ, और टॉक्सिसिटी भी हो गई है वाटर टेबल में क्योंकि पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है। तो उस विषय में सरकार क्या कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि आज भी हमारा जो है टोटल पानी व्हाट इज व्हिच इज कंज्यूम्ड, द बिगेस्ट कंज्यूमर पूरी दुनिया के सब देशों में द बिगेस्ट कंज्यूमर इज एग्रीकल्चर जी। बट एज फार एज द वाटर यूज एफिकेसी इज कंसर्न, वी आर रियली एट एन क्रिटिकल लेवल। हमारा 1 किलो चावल पैदा करने के लिए एवरेज 5600 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि दुनिया के देश उसको 350 लीटर में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमको निश्चित रूप से परिवर्तित करने की आवश्यकता है जी। इसके अतिरिक्त भी अब हमको इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या उगाएं। आज देश में 2 करोड़ टन चावल जो है एक्स्ट्रा सरप्लस हमारी डिमांड और एक्सपोर्ट पोटेंशियल से भी ज्यादा होगा, हम पैदा कर रहे हैं जी। तो हमको निश्चित रूप से इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि हम चावल को कम करें। हम दुनिया के सबसे बड़े शुगर और शुगर केन के उत्पादक हैं। चावल, शुगर केन और कपास, ये 3 अगर जोड़ दूं तो महाराष्ट्र का कुल पानी जो है इरिगेशन का, उसका 80% वो कम में लेते हैं। टोटल पानी का 89% एग्रीकल्चर लेती है और उसका 80% जो है वो केवल ये 3 कमोडिटीज ले रही जी। तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक निर्णय किया था कि प्रदेश में अगर कोई गन्ना उगाएगा तो उसको ड्रिप इरिगेशन से करना पड़ेगा, वरना हम अलाउ नहीं करेंगे जी। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने यह तय किया कि अगर कोई व्यक्ति चावल की जगह मक्का उगाएगा तो उसका 100% मक्का हम खरीदेंगे, और प्लस साथ में उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है पर एकड़ उसको जो इंसेंटिवाइज भी करेंगे जी। और थाउजेंड हेक्टेयर जो अभी ट्रांसफर हो रही है। तो हमको इस तरह के इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे, पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, जिन पर स्टेट्स ने, बिकॉज एग्रीकल्चर इज आल्सो इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो प्राइमरीली स्टेट्स हैव टू टेक ए कॉल प्राइमरीली, बट हम सारे स्टेट से बात कर रहे हैं कि हमको वाटर यूज एफिकेसी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। एंड इसके साथ साथ में भारत सरकार जो है वो स्मार्ट इरिगेशन के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए, एफिशिएंट इरिगेशन के लिए कि हर साल लगभग 5000 करोड़ रुपए माइक्रो इरिगेशन के लिए स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करती है, उनको फंड्स प्रोवाइड करती है, हैंड होल्डिंग करती है, ताकि इस दिशा में काम तेज किया जा सके। मंत्री जी मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर छोटा सा एक आम आदमी के नाते, जितनी एग्रीकल्चर में आपके वह फिगर्स ज्यादा होंगी कि एग्रीकल्चर के अंदर टोटल वाटर जो है वो इरिगेशन यानी कि कैनाल के माध्यम से कितना यूज होता है और ग्राउंड वाटर कितना यूज होता है। क्योंकि ग्राउंड वाटर की जो बात होती है, ग्राउंड वाटर से ही ज्यादातर कृषि होती है देश के अंदर, ये मेरी अनुमान है, आपको ज्यादा नहीं, आपका अनुमान एकदम ठीक है प्रभु चावला साहब। तो इसलिए वाटर की जब मैं आपको हाँ, तो ग्राउंड वाटर से जब यूज होता है तो ग्राउंड की टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की जो आपने पहली बात की है कि उतनी है, टोटल वॉल्यूम वाटर का उतना ही अवेलेबल है, वो उसके ऊपर डिस्कशन बाद में जाऊंगा। बाकी कंट्रीज की इनकी बात की है, तो मैं आपको उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आप एडमिट कर रहे हैं कि थ्रू आउट द लास्ट 7 decades वाटर मैनेजमेंट ऑफ दिस कंट्री हैज बीन बैड, वेरी बैड।
That is what you have been saying. Am I right? या बिल्कुल। और दूसरा ये कि वाटर अवेलेबिलिटी, उसका कारण ये था कि उसका कभी उसकी स्कैर्सिटी नहीं थी। एम्पल वाटर वी वर हैविंग, सो वी वर नॉट कंसर्न। और एक उदाहरण दे देता हूँ प्रभु चावला साहब, आपके मेरे बचपन में और कावेरी जी के भी घर में जरूर कभी न कभी बुजुर्गों ने कहा होगा कि ये बच्चा बिगड़ गया, पैसे को पानी की तरह बहाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पानी का मोल नहीं था। अभी जो है अभी समय आ गया है कि हम सबको बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा पानी को पैसे की तरह बचाना पड़ेगा। नहीं, एक तो वही कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर का कंजम्पशन ऑफ वाटर, मोस्टली वाटर 90% या 80% तो ग्राउंड वाटर है, जिसका ग्राउंड टेबल एकदम कम होती चली जाती है थ्रू आउट द कंट्री। दैट इज द मैनेजमेंट आपको दूसरा करना है। दूसरा जो अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर डेली यूज की बात है, उसका भी अवेलेबिलिटी कम होता चल जाता पर कैपिटा इनकम। दैट इज द फिगर विच इज वरीसम। तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इतना पानी कम मिल रहा है, वाटर राइट्स होने की संभावना होती जा रही है। लोगों का लगता है कि अगले कुछ सालों के अंदर अर्बन सिटीज के अंदर ऐसी जगह पर वाटर राइट्स होने वाले हैं, लोगों को सुबह 4 बजे उठ करके पानी देना पड़ता है। आप इसके लिए भी आपकी एक चिंता का विषय होगा ना आपके लिए। देखिए, निश्चित रूप से जो पहले आपने कहा कि हमारी डिपेंडेबिलिटी अंडरग्राउंड वाटर पर है, वो बिल्कुल ठीक है। पिछले 40 साल में कुल मिलाकर के जितने इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेटेड एरिया का एक्सपेंशन हुआ है, उसका 80% अंडरग्राउंड वाटर पर है, सारा ट्यूबवेल पर है। अगर हरित क्रांति में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी का है। और दूसरा, जो हमारा टोटल वाटर कंज्यूम होता है इन द हिंदुस्तान में फॉर ऑल पर्पसेस, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, फॉर ऑल पर्पसेस, उसका 65% जमीन के अंदर से आता है। दुनिया के सारी दुनिया मिलकर के जितना पानी जमीन में से निकालती है, उसका 25% अकेले हम भारत में निकालते हैं। सारी दुनिया, अमेरिका और चाइना दोनों जितना पानी निकालते हैं, उस मिलकर के उसका 1.5 गुना हम निकालते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारा अंडरग्राउंड वाटर डिपेंडेबिलिटी ज्यादा है। और उसी के कारण से आपने ठीक कहा कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स और सोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं। आज की तारीख में भी कुल मिलाकर के 6600 से ज्यादा टोटल जो हमारे ब्लॉक्स हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं अंडरग्राउंड वाटर के लिए, उन सब ब्लॉक्स में से लगभग 20% या तो ओवर एक्सप्लॉइटेड है या क्रिटिकली या सेमी एक्सप्लॉइटेड है। सो निश्चित रूप से ये चिंता बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स हमारे कम हो रहे हैं। अब उसके लिए किया क्या जाना चाहिए? भारत सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट अटल भूजल योजना नाम से अभी लिया है, जिसमें हम 7 ऐसे स्टेट्स जो मोस्ट वनरेबल स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रदेशों को जोड़ करके, उन 7 प्रदेशों के 79 मोस्ट क्रिटिकल जिलों में हमने एक पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट, पहली बार इस देश में काम हुआ है चावला साहब। आज तक हमने हमेशा सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर काम किया, पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम शुरू हुआ, इस दृष्टिकोण से काम किया। और इस पर एक योजना 6000 करोड़ रुपए की बनाई है। इसके साथ साथ में हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे यहाँ कभी भी अंडरग्राउंड वाटर के लिए एक्विफर्स की मैपिंग नहीं हुई। हमको ऐसे ट्रेजर की को संभालना था जो कितना है ये हमको पता ही नहीं। हमारा किसान पानी निकाल रहा है, उसको ये जानकारी अगर नहीं है कि पानी जमीन में कितना है और कितने दिन तक रहने वाला है, तब तक वो इसी तरह से निकालेगा। यदि उसको इस बात का ज्ञान होगा कि अगले 5 साल में पानी खत्म होने वाला है, तो वो निश्चित रूप से आज से उसका प्रबंध करना शुरू करेगा। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज पे भी काम करेगा, वो वाटर यूज एफिकेसी पे भी काम करेगा, कंपल्सरीली सब पे काम। तो हमने सबसे पहले दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज को साथ जोड़ करके हम क्रिटिकल एरिया का पहली प्राथमिकता के साथ में अगले 1.5 साल में और बचे हुए 2.5 साल में जो है पूरे देश का एक्विफर मैप करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। हर एक गांव पंचायत को हम उसकी रिपोर्ट देंगे, कॉपी देंगे कि तुम्हारे यहाँ ये पोजीशन। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जियो स्पेशियल डेटा जो है, जो हमारे सैटेलाइट्स ने हमारे देश के डेटा बनाए, उसको लेने के लिए भी हमको ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता था इसरो को। प्रधानमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि सरकार के यूज के लिए, पब्लिक के यूज के लिए अगर उसकी आवश्यकता है तो वो एट टोकन प्राइस केवल उनको देना चाहिए। पूरी हम जो है इसरो का डेटा के बजाय अगर हम गूगल से डेटा खरीदते थे हमको सस्ता पड़ता था। अब हमने तय किया है कि अब हमको डेटा फ्री मिलेगा। हम गांव को, हर एक ग्राम पंचायत को जमीन के ऊपर का स्थिति की उसकी 3D इमेजिंग और जमीन के अंदर के एक्विफर, वो दोनों गांव को दें, गांव के साथ में बैठें और उसके बाद में गांव को चर्चा करें कि तुम्हारे गांव में इतना पानी है और इस तरह से पानी का प्रबंधन करें तो गांव में जो है पानी की दिशा में सक्सेसफुली काम हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों तक गांव जल समृद्ध बन सकता है। क्योंकि देश में ऐसे हजारों उदाहरण है।
इंडिविजुअल ने किया होगा, सोसाइटी ने किया होगा, ग्राम पंचायत ने किया होगा, एक आदमी लेकर के चला तो 50-50 गांव की तकदीर बदल गई। जिस गांव में एक बूंद पानी नहीं था, आज वो गांव जल समृद्ध है। तो हमको इजराइल ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, सक्सेस स्टोरीज देश में बहुत है। लेकिन आपने ठीक कहा। मैं जय सिंह जी, सवाल ये है कि कितनी नदियां इस देश के अंदर थी, या कोई एक अनुमान ये कहता है कि हमारे देश के अंदर 10,000 11,000 नदियां थी। अभी 400 एक्टिव नदियां हैं, 8 मेजर नदियां हैं, और देखेंगे कि कितनी पोल्यूटेड सारी हो रही है। सोर्स ऑफ जब आपने एक प्रधानमंत्री हर बार ओरिजिनल आइडिया लाते हैं, अच्छी चीजें लाते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन जब आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी, राजीव बैठे हैं, पूरा नहीं मानेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो गड़बड़ हो जाती है वहां पर जाकर के। अब नल से जल, जल हर घर जल, हर चीज अच्छी लगती है सुनने में, पर जल आएगा कहाँ से? सवाल तो ये है कि जल आने के लिए भी साधन भी चाहिए, नदियां भी चाहिए। उसके लिए हर घर में जल आपने पहुंचाना है नल के द्वारा, पानी जब जाएगा उसके लिए कहाँ से पानी आएगा? इसकी समस्या तो आपने क्या सोर्स क्या होगा, कैसे पहुंचेगा? कि हमारे अगर कितने हमारे देश के अंदर कम से कम होंगे 25 करोड़ हाउस होल्ड, तो आप 25 करोड़ हाउस होल्ड में या अर्बन एरियाज में नल से जल पहुंचा पाएंगे क्या? देखिए चावला साहब, माननीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, और जब उन्होंने लाल किले पे खड़े होकर के कहा था कि हर घर में हम बैंक का खाता खोलेंगे, तो ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल लिखा था, वो मेरे पास कॉपी पड़ी है उसकी। उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री इतनी रोबस्ट नहीं है, उनके सारे सिस्टम्स फ्लॉप हो जाएंगे, सारा फेल हो जाएगा, बैंकिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ड्राइविंग फोर्स जो है वो प्रधानमंत्री की थी कि हमने 6 महीने में उसको पूरा करके दिखा दिया। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हर घर में शौचालय बनाएंगे, तब शायद कावेरी जी, हम शहर में रहने वाले लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि देश के 68% पॉपुलेशन जो है उसके पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं जी। आपके और मेरे घर के बच्चों को भी ये पता नहीं होगा कि शायद 68% घर के महिलाओं को रोज अपनी जो है गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है जी। तब और दुनिया की कुल मिलाकर के 100 करोड़ लोग जो ओपन डेफिकेशन के लिए अभिशप्त हैं, उसमें से 60 करोड़ मेरे देश में, लेकिन आज हमने 100% सक्सेसफुली उसको अचीव किया। पानी के लेकर के भी इस तरह के प्रश्न किए गए हैं, किए जाएंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये पूरा होगा। और जहां तक सोर्सेज की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जब मार्गदर्शन किया तब पहले का स्कीम बनाने के समय में ये कहा कि ये केवल पाइप बिछाने का कार्यक्रम नहीं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स इज टू बी इंश्योर्ड अलोंग विद द सप्लाई ऑफ और लेइंग ऑफ पाइपलाइन। सस्टेनेबिलिटी पहला काम है, और दूसरा काम, जो गांव में पानी आप दोगे वो गांव से पानी घर से, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% वाटर कम्स आउट एज ए ग्रे वाटर, राइट, जो उस ग्रे वाटर को ट्रीट करके उसका वापस यूटिलाइजेशन हो, ईदर फॉर एग्रीकल्चर और इफ इट इज इंडस्ट्री इज देयर देन फॉर इंडस्ट्री, और अदरवाइज फॉर रिजुविनेशन एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये तीन में से किसी एक चीज के लिए उसका भी उपयोग हो, इसके लिए काम करेंगे। और 15 फाइनेंस कमीशन ने उसके लिए केवल इस साल के लिए इन दोनों एक्टिविटीज के लिए मिलाकर के 30,000 करोड़ रुपए अलग से दिया कि हर गांव में इस तरह की सुविधा बने। मंत्री जी, मैं आपकी बात सुनने के बाद में ऐसा लगा जैसे कि हर नल से जल हर घर में आप पानी भेजेंगे, वो ग्राउंड वाटर से ही जाएगा। इसका मतलब वहां भी ग्राउंड वाटर से जाए, जो आपने कहा ना, उसको ट्रीट करेंगे, ग्रे वाटर होगा। सोर्स की अवेलेबिलिटी ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है, कहां से लाना है। देखिए आज देश में, जैसा मैंने कहा कि 6,600 ब्लॉक्स जिनको हम मॉनिटर करते हैं, उसमें से लगभग 250 के आसपास ब्लॉक होंगे जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, जहां पानी बिल्कुल है नहीं। जहां बाकी शेष बचे हुए 6,000 ब्लॉक्स में से अगर मैं कुल मिलाकर के 1200-1300 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल सब निकाल दूं, तो भी देश में 5,000 ब्लॉक से ज्यादा ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें समस्या, ये चुनौती नहीं है। जमीन में से खोद करके तुरंत पानी निकाला जा सकता है, सप्लाई की जा सकती है, या नदी होगी तो नदी के मुहाने से पानी उठा करके सप्लाई किया जा सकता है। वहाँ क्वालिटी का इश्यू हो सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बट जहाँ पानी नहीं है, अब मैं जैसलमेर जोधपुर से आता हूँ, मेरे यहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल है, तो कहाँ से लाना पड़ेगा? अल्टीमेटली किसी न किसी कैनाल से आएगा, किसी न किसी जो है रिजर्वायर से आएगा, किसी बांध से आएगा, तो उसकी योजना बना करके उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। लेकिन जो घर में, जो चावला साहब, जो घर में 3,000 लोग का गांव में जो पानी निकलेगा, 55 लीटर पानी हम हर घर को देंगे, 1.5 लाख घर हर व्यक्ति को देंगे, 1.5 लाख लीटर जो पानी निकलेगा उसका 80%, 1,20,000 लीटर को मैं हर साल अगर हर दिन ग्राउंड में रिचार्ज करूंगा, तो 2 साल बाद में उस गांव में पानी मुझे बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से पानी निकलने लग जाएगा। आपको लगता है 2024 तक हर घर में जल मिल जाएगा नल के द्वारा? लगता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बाकी आपने जैसी योजनाएं बताई हैं, उसी हिसाब से हर जगह ये भी पूरा हो जाएगा 2024 के अंदर।
मंत्री जी, एक सवाल मैं करना चाह रही थी। आप ये वाटर के बारे में कह रहे थे। जो सबसे बड़ी समस्या आजकल है वो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट है, एंड उसी के कनेक्टेड वो गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट भी है। बट how will you treat this wastewater? That has become the biggest problem. आपके जो sewage treatment plants है वो ज्यादातर काम नहीं करते हैं या इनएफिशिएंट है। तो स्वच्छ भारत तो हो गया है, हमने टॉयलेट्स तो बना दिए हैं एंड बहुत अच्छा काम हुआ है। बट जो अब बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, क्लीनिंग ऑफ स्लज, ये सब समस्याएं अब बाहर आ रही हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छता मिशन लिया गया उसमें हमने ट्विन पिट टॉयलेट का कॉन्सेप्ट दिया जी। और ट्विन प्लेट टॉयलेट में हमने राज्यों से आग्रह किया था कि सब जगह वही बनाए जाने चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में इसमें बहुत बड़ा गैप रह गया। अभी भी हम ट्विन प्लेट के रेट्रोफिटिंग के लिए सब राज्यों के साथ मिलकर के आग्रह पूर्वक उनके साथ में करके काम कर रहे हैं कि इसको ट्विन प्लेट पे कन्वर्ट कर दें ताकि ये लीचिंग की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। लेकिन शहरों से अर्बन सूवेज जो निकलता है वो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती, केवल हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौती। बिल्कुल। और पूरी दुनिया इसके ऊपर काम चिंतित होकर के काम कर रही है। लेकिन इसके लिए अगर कोई देश में सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है तो वो नमामि गंगे मिशन, सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी। आज कानपुर जैसे शहर में जहाँ जो है सीसामऊ का नाला 130 करोड़ लीटर पानी दिन भर में रोज छोड़ता था, अंग्रेजों के जमाने से छोड़ता था। कभी कानपुर जाने का मौका मिले, चावला साहब तो निश्चित रूप से वहां गए हैं, आपको कभी मौका मिले जाकर के देखिए, आप जाकर के उसको देखिएगा कि जो नाला जो है कैंटिलीवर निकाल करके नदी के अंदर 100 फुट 200 फुट अंदर ला करके नाला छोड़ा गया था। 130 लीटर पानी, 130 करोड़ लीटर पानी रोज गंदा पानी कानपुर का सारा ला करके छोड़ता था। अभी उसके ऊपर फर्स्ट क्लास एक पेंटिंग बनी हुई है, हमने मेमोरियल बना दिया उसका कि जब पहले ऐसा था और अब ऐसा है। जो अब है वो आपको दिखेगा और पहले था उसका फोटो देख सकते हैं आपकी पहले कैसे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि पूरे प्रयागराज में एक बूंद भी सूवेज नहीं जाएगा, रॉ सूवेज? गंगोत्री से लेकर के और ऋषिकेश तक एक बूंद भी पानी नदी में रॉ सूवेज नहीं जाने देंगे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नहीं जाने देंगे। मैंने खुद अक्टूबर में नाव में आकर के देवप्रयाग से ऋषिकेश तक, अभी बहुत सारी स्टोरीज की गई कि लॉकडाउन के समय में गंगा साफ हो गई, डीजी साहब साथ में थे। देवप्रयाग से ऋषिकेश तक मैंने खुद नदी में आया, खुद भी पानी पिया, इनको भी पिलाया, इसके अलावा जो साइंटिस्ट थे उनको भी पिलाया, सीधा नदी से उठा करके पानी पिया। और मैंने जब मैं स्वीडन गया था, मैं आपको एक घटना बताता हूँ चावला साहब। मैं स्वीडन गया था वर्ल्ड वाटर वीक में। रात को हम भोजन कर रहे थे, भोजन की टेबल पर जो है स्वीडन के महाराजा महारानी थे, एक जर्मनी के प्रतिनिधि थे, एक ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे और मैं भी। हम सब लोग जो है टेबल पर बैठकर रात का भोजन कर रहे थे। भोजन के साथ समय में जब है उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाना शुरू किया। जर्मनी के लोगों ने कहा कि हमने जो है राइन नदी को साफ कर दिया और हमारी राइन नदी ऐसी है। किंग ऑफ स्वीडन ने कहा, क्वीन ऑफ स्वीडन ने रादर कहा कि हमारी जो है डेन्यूब 5 देशों में से बहती है, हमारे देश में जब आती है तो उससे हमारे देश से जब बाहर निकलती है तो साफ होती है, एकदम जो है बैथिंग क्वालिटी वाटर उसमें मिलता है। ऐसी बात जो है थेम्स नदी को लेकर के ब्रिटेन के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा। मैंने उनसे पूछा तुमको इसमें कितना समय लगा? तो राइन के लिए आंसर था 30 इयर्स, डेन्यूब के लिए 29 इयर्स और थेम्स के लिए 28 इयर्स। मैंने उनसे कहा मुझे 5 साल हुए और 5 साल में भी इफेक्टिवली काम करते हुए 3.5 साल हुए। पहले प्लानिंग और स्टडी और इस सब में समय गया था। इफेक्टिवली प्रैक्टिकली 3.5-4 साल से हम काम कर रहे हैं। इस 4 साल बाद में मेरी नदी 2500 किलोमीटर लंबी नदी है और हमारी नदी जो है वो लिविंग रिवर है। आपके पूरे स्वीडन देश में जितने लोग निवास करते हैं, 1 करोड़ पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा लोग रोज नहाते हैं मेरी नदी। जितने लोग आपके देश में कुल पशु हैं, उतने पशु रोज मेरी नदी में आकर के डुबकी लगाते हैं। जितने आपके यहाँ पर लोग साल भर में जितने लोग दिवंगत होते हैं, उतने लोगों को हर महीने में मेरी नदी के किनारे पे जलाया जाता है। उसके बाद में भी मैंने कहा कि मेरी नदी जो है बैरिंग 2 या 3 इंटर जो स्ट्रेचेस को छोड़ दो, बाकी सब जगह बैथिंग क्वालिटी रिवर है। आज मैं ये गर्व के साथ में आप और हम दोनों कह सकते हैं कि दुनिया की 10 इतनी लंबाई की साफ नदियों में से भी जो है वो एक हमारी गंगा नदी की है। ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। नहीं, मैं आपको पता यहाँ रोकूंगा थोड़ा कि राजीव भी है मेरे से कई बार लंबी बात हुई सब्जेक्ट के ऊपर कि आपने कहा कि 2500 किलोमीटर की गंगा है, उसमें जो आपने आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से अगर ऑफिशियल आंकड़े देख के चलें, इसके प्रोजेक्ट लगभग 310 आपके प्रोजेक्ट थे और 150 के करीब
एसटीपी के प्रोजेक्ट थे, उसमें से कितने लगे अभी तक? रिपोर्ट जो आ रही है बहुत कम लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो आपको इंडिविजुअल स्टेट की बात कर सकता हूँ। उत्तराखंड में अभी जो है ऋषिकेश का एक प्रोजेक्ट होना, थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, उसके बाद में उत्तराखंड में एक भी प्रोजेक्ट बाकी नहीं रहेगा, 100% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पे हम काम कर रहे हैं। अभी ये जो 313 प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स में से जो है बहुत सारे सहायक नदियों पे। अब हमारा फोकस जो है, क्योंकि जब हम गंगा की बात करते हैं तो हम केवल गंगा की मुख्य धारा की बात नहीं करते, पूरी गंगा बेसिन की बात करते हैं। और जब हम गंगा बेसिन की बात करते हैं तो मैं आपको वही बता बात करूं, 150 आपके टारगेट था कि लगाएंगे आप, 150 में से कितने एक्चुअली लगे राजीव? आप देंगे जी। मैं एग्जैक्टली आपको वही बताना चाह रहा हूं कि अब हमारा फोकस जो है गंगा पे, तो हमने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है। जो काम चल रहा है वो काम अगले 12 महीने में सब पूरे हो जाएंगे। अब तो हमने सहायक नदियों पे काम करना शुरू कर दिया। हमने यमुना पे काम कर रहे हैं, रामगंगा पे काम कर रहे हैं, हम जो है गंडक पे काम कर रहे हैं, उसकी जुड़ी हुई जितनी, काली नदी पे काम कर रहे हैं, हिंडन पे काम कर रहे हैं, ताकि इन सब नदियों को भी शुद्ध कर दें, ताकि इस बेसिन में एक भी अशुद्ध नदी नहीं रहे और ये पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बने। और बाकी कुल जितने मैं एक मिनट रोकूंगा। आपने एक अच्छी बात बताई, जो कहानी बताई ना आपने डिनर टेबल की। आपने कहा कि इनके साल इतने साल 59-60 लगे, किसी को 40 साल लगे। मैं तो 74 साल का हो गया। पिछले 50 साल से जमुना साफ हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ उसको। 1967 के अंदर विजय कुमार मेहता चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे, उन्होंने जमुना 1 किलोमीटर साफ की थी, अच्छी हो गई थी तब। अब देखते हैं, जहां भी देखेंगे अगर आप जाकर के, हर निशी में 400 नदियां हमारे देश के अंदर हैं, उसमें से उनका रिवर बेड कितना ऊपर आ गया। आप मथुरा जाएंगे, गए होंगे जरूर, मथुरा में तो आप चले जाइए, किलोमीटर तो पानी नहीं है, वहां पर सारा कूड़ा बचा हुआ है, एनक्रोचमेंट बैठा हुआ है। आपने कहा जमुना पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली की जमुना अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी स्वच्छ मिलेगी 40-50 साल के बाद। पर मैं आपसे स्टेट क्वेश्चन, गंगा जो है 2500 किलोमीटर जो है, गंगा एक फिल्म आई थी मेरी मैली की बात थी, ये गंगा 2500 किलोमीटर आपको लगता है कब बिल्कुल तरीके से रिवाइव होकर के स्वस्थ हो जाएगी जैसे पहले थी? देखिए, मैं आपको प्रभु चावला साहब एक बात बताना चाहता हूँ। आपने कहा 50 साल से यमुना में काम कर चल रहा है। देश का दुर्भाग्य था कि नरेंद्र मोदी देश में 2014 में आए। तो 50 उससे पहले जो है, उससे पहले 46-44 साल तक जो कुछ हुआ था उसके बारे में मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये जो प्रश्न है जो आपने किया है, ये प्रश्न यक्ष प्रश्न हमेशा रहेगा। जब आपके और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे तब भी ये प्रश्न था, आपके और मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तब भी ये प्रश्न रहेगा, तब भी उस समय के लोगों को जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा, तब ये नदी स्वच्छ रहेगी। क्योंकि ये परमानेंट चल रही नेचर का काम है। ऐसा नहीं है कि आज, मुझे एक दिन एक पत्रकार मित्र ने पूछा कितना % काम हो गया है। मैंने उनसे कहा तुम इस विषय को नहीं समझते हो अगर तुम परसेंटेज की बात कर रहे हो। ये कभी परसेंटेज टर्म्स में या किसी भी बाउंड्री वॉल में, समय की बाउंड्री वॉल में नहीं बांधा जा सकता। ये नित्य निरंतर चलने वाला काम है। ये चलता ही रहेगा। आबादी बढ़ेगी, शहर बढ़ेंगे, नए गांव शहरों में परिवर्तित हो जाएंगे, उसके अनुकूल हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डे टू डे रिवाइव करना पड़ेगा, हर साल सतत रूप से काम करना पड़ेगा। लेकिन गंगा केवल आस्था का विषय नहीं है, गंगा केवल वाटर रिसोर्स नहीं है। हमारे लिए गंगा जो है उसके बहुत सारे मायने हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता था कि गंगा का जो अभिप्रेत है वो केवल आस्था की गंगा, नमामि गंगे का जो है वो केवल निर्मल गंगा नहीं, वो अविरलता जो है कि हम ये लगातार अविरल बहती रहे। क्योंकि पोल्यूशन का सबसे बड़ा रास्ता जो है वो है डाइल्यूशन। नदी में पानी रहेगा। दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि वजीराबाद के बाद में यमुना में एक बूंद भी फ्रेश वाटर नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो हमारा कंट्रीब्यूटेड पानी होता है। और उसके अतिरिक्त जो है हमने इस नमामि गंगे मिशन का तीसरा पिलर जो है वो है जन गंगा, कि हम आम जन की रेस्पॉन्सिबिलिटी को जनता गंगा के साथ में क्रिएट करें, उनका उत्तरदायित्व उनको समझाएं, उनकी कनेक्टिविटी बनाएं। और उसके लिए हमने बहुत सारे मेजर्स लेकर के काम किए। और इसके बाद में तीसरा जो है वो है जन गंगा के बाद में चौथा ज्ञान गंगा, कि इस गंगा पे हम जो नमामि गंगे मिशन पे काम कर रहे हैं, वी आर एक्वायरिंग नॉलेज, कि इसके माध्यम से हम इस एक्सपीरियंस को देश के अन्य बेसिन्स पे जो है यूज कर सकें और उसको तेजी के साथ में उनके ऊपर काम कर सकें। एंड द लास्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अर्थ गंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने हमने ये 4 कॉन्सेप्ट रखे थे तो उन्होंने कहा कि जब तक अर्थ साथ नहीं जोड़ोगे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट कानपुर की नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में गंगा को जोड़ो, गंगा बेस्ड टूरिज्म हो, गंगा बेस्ड
एग्रीकल्चर हो, गंगा बेस्ड मॉन्यूमेंट्स हो, सब कुछ गंगा से जुड़ा हुआ, गंगा के प्रवाह क्षेत्र में होगा, अपने आप लोगों की गंगा के साथ में कनेक्ट बन जाएगा। तो इन सब विषयों को एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ये गंगा का प्रश्न हमेशा रहेगा, लेकिन फिर मैं एक बार जिम्मेदारी से कहूंगा कि आज भी मेरी गंगा नदी देश की नहीं, दुनिया की 10 साफ नदियों में से, इस लंबाई की 10 साफ नदियों में से एक है, जबकि मेरी चुनौतियां जो है उनसे 10-10 गुना बड़ी। कमलापति से बात ठीक क्यों किया था चेयरमैन अपॉइंट मिसेस गांधी ने कि उसको मंत्रिमंडल से निकाल करके उनको देना था, तो उनको गंगा अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया था। तो उस वक्त तो सिंबॉलिक था। अब तो इतना बड़े मंत्री बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल के कैबिनेट रैंक का आदमी बैठा है। मैं सिर्फ बिहार, क्योंकि गंगा की बार बार आप बात कर रहे हैं, मैं राजीव से पूछना चाहूंगा कि बिहार के अंदर एसटीपी जो लगने थे वो क्यों नहीं लगे? मैं बताता हूँ, जैसा माननीय मंत्री जी ने कई चीजें बताई हैं और आपने एसटीपी की बात की थी। जब हम लोगों ने नमामि गंगे की शुरुआत की थी तो हमने देखा कि पहले भी बहुत सारे एसटीपी बने थे, लेकिन वो ठीक से चले नहीं। तो हमारा जो एक पूरा अप्रोच रहा कि हम ऐसा काम करें कि केवल हम एसटीपी बनाए ही नहीं, उसको चलाने की भी व्यवस्था करें। उसको लेते हुए गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं सबका हमने पूरा कंडीशन असेसमेंट किया कि पुराने एसटीपी की क्या व्यवस्था और नया क्या चाहिए। बिहार की स्थिति जब आप बताते हैं तो हमने पाया कि बिहार में गंगा एक्शन प्लान वगैरह में भी जो गंगा के किनारे के शहर हैं वहां पे एसटीपी बने ही नहीं थे। तो एक तरह से बिहार में जो गंगा टाउन्स हैं उस पे एक नमामि गंगे में ही पहली बार काम हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, जो पुराने एसटीपी बिहार थे उसकी कैपेसिटी लगभग 60-70 एमएलडी थी, वो भी ठीक से नहीं चलते थे। आज हम 650 एमएलडी कैपेसिटी के एसटीपी हमने केवल नमामि गंगे में सैंक्शन किए हैं और उस पर बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 गुनी कैपेसिटी कर रहे हैं। पटना शहर में, जो कि स्टेट कैपिटल था, पहली बार नमामि गंगे के अंदर एसटीपीज और सीवर नेटवर्क डाले जा रहे हैं। तो बिहार की स्थिति ऐसी थी। जो गंगा एक्शन प्लान वगैरह हुआ उसमें यूपी में काम हुआ, यूपी में प्लांट्स बनाए गए, बंगाल में बनाया गया, बट बिहार में उसमें भी ज्यादा नहीं काम हुआ था। और इसीलिए अभी आप देखेंगे तो जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है बिहार में आपको कम नजर आएंगे, क्योंकि हमने शुरुआत ही की है 2017-18 से प्रोजेक्ट लिए हैं और आज 2 एसटीपी लगभग 80 एमएलडी की नए एसटीपी बिहार में चलने लग गए हैं। बेऊर में और करमाली चक में बन गए हैं और सैदपुर में भी 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। एक हमने क्या काम किया एसटीपी की समस्या, क्योंकि ये चर्चा आई कि पहले क्यों नहीं हुआ और अब कैसे हो रहा है। देखिए, जो माननीय मंत्री जी ने बहुत सही बताया दूसरे देशों का अनुभव। हम लोगों ने गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, कई इस तरह के प्लान शुरुआत तो किए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आपकी जो समस्या है उसका साइज है और जो हमारा इंटरवेंशन है, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा बजट होता था, एनुअल बजट होता था 200 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़। इस बजट के साथ तो आप एक कानपुर के लिए आपको 2000 करोड़ चाहिए अगर सारा काम करना है तो क्या होता था, जब तक हम एसटीपी एक छोटा मोटा बनाते थे पॉपुलेशन बढ़ जाता था और हमारे एसटीपी अगर ठीक भी चले तब भी वो किसी काम के नहीं रहते थे। तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसको आप कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। नमामि गंगे में क्या हुआ कि एक साथ हमें एश्योर्ड बजट मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे के साथ 20,000 करोड़ की व्यवस्था की और हमारा लैप्स नहीं हो रहा था। राजीव, टोकूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने मंत्री जी से सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बाबू लोग, तो मैं आईएएस ऑफिसर से ज्यादा पूछूंगा कि 30,000 करोड़ रुपए के लगभग या 28,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के अंदर प्रोजेक्ट दिया प्रधानमंत्री। बड़े लिबरल होकर इतना बड़ा बजट गंगा के लिए दिया उन्होंने, पर आपने खर्च 40% भी नहीं किया उसमें। आपका बजट जो है, एक्सपेंडिचर जो है, आप कर नहीं पाते हैं। उसके पीछे आप जो फाइल पुशिंग जो करते हैं, फाइल पुशर्स का नाम आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, फाइल पुशर्स हैं। आप फाइल इधर से उधर, उधर से उधर कर देते हैं। मोदी सरकार में तो चलता नहीं है, एक्शन चाहिए एकदम। चावला साहब, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ठीक से इसको आर्टिकुलेट करके बता पाऊँ। इस देश में आप डिफेंड कर रहे हैं नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं जो हम कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। देखिए, इस देश में संकट, जैसा अभी राजीव मिश्रा साहब कह रहे थे, संकट ये था कि हमने पीस मील में काम किया। इस देश में संकट ये था कि हमने कभी होलिस्टिक प्लान नहीं बनाए। इस देश में संकट ये था कि हमने बनाए तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस कैसे होगा इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट, मैं जब इस मंत्रालय में आया, मैं रिव्यू कर रहा था तो मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है जो नेशनल गंगा एक्शन प्लान में कभी कोई आज से 15 साल पहले बना था, उसका अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। बिजली का कनेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश जल निगम जो है उसके लिए उसका बजट का प्रोविजन नहीं किया। अभी हमने इस समस्या का समाधान किया और वो समाधान था कि हमने जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने एक अनूठी परियोजना बनाई, हाइब्रिड एन्युटी मोड। हाइब्रिड एन्युटी मोड में जो प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करेंगे उसको जो कंसेशनर, जो भी कोई व्यक्ति बनाएगा, जो संस्था बनाएगी,
अगले 15 साल तक उसको चलाएगी, इसकी जिम्मेदारी भी उसकी। और हम केवल उसको उसकी लागत का 40% ही अपफ्रंट पे करेंगे, बाकी 60% को 15 साल तक टुकड़ों में पे करेंगे, और उसके साथ साथ में उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करेंगे, ताकि 15 साल तक वो ठीक से चले, इसकी जिम्मेदारी उसकी रहे। और हमने केवल यहीं तक नहीं रुके, हमने कहा कि वो जो कंसेशनर उसको बनाएगा उसकी जिम्मेदारी केवल उस प्रोजेक्ट तक की नहीं होगी, प्रयास ये करेंगे कि उस सिटी में जितने पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब भी वही चलाए, क्योंकि वन सिटी वन ऑपरेटर है। हम एक आदमी का को कान का पकड़ करके अगर कहीं गलत है तो उसका हम उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें कि इस शहर में खराब पानी आ रहा है। और मैं तो इससे भी आगे बढ़ करके काम कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा तकनीकी की बात करते हैं, मुझे उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकी बननी चाहिए कि तुम्हारे ऑफिस में बैठे हुए तुमको पता होना चाहिए कि पिछले 3 महीने में कौन से घंटे के कौन से मिनट में किस जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से किस क्वालिटी का पानी एफ्लुएट हुआ है, ये सेंसर बेस तुम्हारे पास में डेटा होना चाहिए। तो इसलिए आने वाले 15 साल में देखिए पहले क्या हुआ था, मैंने कहा उसकी मैं चर्चा करूंगा तो उचित नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अभी जो खर्चा हम कर रहे हैं, जो 26,000 करोड़ में से 40% खर्च किया है, लेकिन आगे 15 साल तक भी हमको ही उसे खर्च करना है, हमको उसको भी ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा कि वो 26,000 करोड़। नहीं ठीक है, मैं जो कहा कि खर्चा पैसे की कमी नहीं है, दिखाई देता है कि खर्चा नहीं हो रहा है, ये आपकी रिपोर्ट से मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। राजीव से सवाल जो मैं पूछा था कि जो आपका काम है, इतनी मल्टीप्लिसिटी अथॉरिटीज हैं, हर शहर के अंदर अलग अलग एजेंसीज हैं, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कहीं आपने कहा कि जंगल का डिपार्टमेंट भी आता है, फॉरेस्ट से लेके जाना है आपको, ये सब कोऑर्डिनेशन के लिए आपको प्रॉब्लम तो होगी ना। कि गंगा अथॉरिटी तो बना दिया आपने, पर शहरों में जो मल्टीपल, जैसे दिल्ली में 50 अथॉरिटीज है जो एक्टिविटी होती है, नाला जाता है नई दिल्ली से पहुंचता है पुरानी दिल्ली में, जाता है कैंटोनमेंट में, फिर आ जाता है कॉर्पोरेशन में, ढूंढते रहिए कौन से पैच को आपने मिलाना जमुना के अंदर जाके। जमुना जो आज तक साफ नहीं हुई है क्योंकि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एसटीपी जब लगाना शुरू करेंगे तो अंदर जब तक सिटी का सीवर नहीं बदलेगा, सीवर वहां पर 4 इंच का पाइप लगाया था 1950 के अंदर, अब चाहिए 400 फुट का, तो उसका कोऑर्डिनेशन भी कैसे होगा आपके पास? वो राजीव को पता होगा कि इस तरह की समस्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप? नहीं, जैसे आप सही बता रहे हैं, कई अथॉरिटीज काम कर रहे हैं। एक तो देखिए जो हमारा नमामि गंगे है उसमें पॉल्यूशन अबेटमेंट एक बड़ा पार्ट है, एसटीपी जो उसकी चर्चा करेंगे हम, और कई अथॉरिटीज के साथ फ्लो बढ़ाने के लिए या फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए करते हैं। पहले एसटीपी की बात करते हैं। ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें कि एक नेशनल अथॉरिटी बनाई गई है नमामि गंगे में, एनएमसीजी को एक अथॉरिटी का दर्जा दिया गया और इसको कई चीजें डेलीगेट की गई और उसके चलते काफी तेजी से काम हुआ। जो आप बता रहे थे कि फाइलों में रुक जाती है या डिले होता है, तो उस डिले को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने भी इसका स्टडी करके एनएमसीजी को एक अथॉरिटी बना के काफी कुछ डेलीगेट किया गया, जिसके चलते हम लोग 2017 से ढेर सारे प्रोजेक्ट एक साथ शुरू कर पाए। इसी तरह से स्टेट में भी हमने स्टेट मिशंस बनाए हैं, उसमें और इम्प्रूव करने की तो जरूरत हमेशा रहती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए हमने इसी तरह का स्टेट मिशन बनाया है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ वो करता है। और पहली बार नमामि गंगे में ही अथॉरिटी ऑर्डर में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाई है, क्योंकि क्या है कि डीएम उसका चेयरमैन है और हर डिपार्टमेंट का लाइन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनाया गया, जो कि पहले नहीं होता था। आप बिल्कुल सही कहते हैं, जल निगम कोई काम कर रहा है, नगर निगम कुछ और काम कर रहा है, एक नोडल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने बनाई है और उसको हमने सुचारू तौर से पिछले 1 साल 1.5 साल में उसको काफी एक्टिवेट भी किया है। जो माननीय मंत्री जी ने बताया वो क्या है कि केवल पॉल्यूशन ही नहीं, जंगल लगाने का काम है, छोटी छोटी नदियों के रिजुवनेशन का काम है, या लोगों को जोड़ने का काम है, एनसीसी हो, एनएसएस हो, एनवाईके हो, इन सब से भी काम कराना है। तो एक डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी के लेवल पे वो काम काफी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट होने लगा है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ हम लोगों ने इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कई चेंजेस किए हैं। एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से एक मिशन मोड में नेशनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की अथॉरिटीज बनाई गई है और उनके एक सिस्टम है जिसको रिव्यू करते हैं। नेशनल गंगा काउंसिल माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसके बाद इंपावर टास्क फोर्स है जो माननीय मंत्री जी उसको चेयर करते हैं, जिसमें अलग अलग जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उसके लोग रहते हैं और साथ साथ स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज हैं। फिर एक चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक कमेटी बनाई गई, स्टेट गंगा कमेटी बोली गई है, और फिर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है जहाँ की नगर निगम हो गए, जल निगम हो गए, गांव के लोग हो गए। क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है नमामि गंगे, एक तो प्रदूषण नियंत्रण एक है, उसके अलावा इकोलॉजी इंप्रूव करना, फ्लो इंप्रूव करना दूसरा है, तीसरा लोगों के साथ गंगा का जुड़ाव और अच्छा हो, घाटों को इंप्रूव किया जाए, सैनिटेशन अच्छा किया जाए, इम्यूनिटीज बढ़ाई जाए और तरह तरह के कार्यक्रम उसमें करके लोगों को जोड़े, स्कूल के स्टूडेंट्स को जोड़े। और चौथा जो है, जो कि एक हम जो ज्ञान गंगा मंत्री जी ने बताया,
रिसर्च, पॉलिसी, जो हम कई पॉलिसी चेंज बता रहे हैं, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, उसको हम कहाँ यूज करके पानी बचा सकते हैं। आप कह रहे हैं राजीव जी कि आपने जितनी भी कनेक्टेड प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व करके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है स्टेट के अंदर, ठीक कह रहे हैं ना आप? सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, मैं मंत्री जी से सवाल पूछूं कि ऐसे प्रोजेक्ट का जो टारगेट थी दिसंबर 2020 में शायद खत्म हो रहा है ये एज पर अर्ली अनाउंसमेंट, तो मंत्री जी क्या लगता है इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि पैसा तो बहुत है आपके पास? नहीं, जैसा मैंने कहा, फिर मैं एक बार वही बात दोहराऊंगा कि हमने इसको 15 साल तक के लिए जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जो 15 साल तक चलने वाले हैं, तो उन सबको इस प्रोजेक्ट को 15 साल तक एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में भी जो कोई भी रहेगा उनको भी इस प्रोजेक्ट को इनको हमेशा चलाना पड़ेगा। मैंने कहा कि फिर ये नहीं, मैंने कहा जो सेंट्रल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जब आपने सेंटर में जोड़ के वो भी 15 साल तो कम से कम 15 साल तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। जो प्रोजेक्ट आज हमने असाइन किए हैं, जो प्रोजेक्ट्स और 15 साल के लिए किए हैं या आज हम करने वाले हैं, वो 15 साल तक रहेंगे, तब तक तो इसको सेंट्रल प्रोजेक्ट बना के चलाना ही पड़ेगा। मतलब एक बात बताइए कि हमारे यहाँ 400 रिवर जो है, अंदाजा बड़ी बड़ी रिवर 8 या 10 जिसको भी कह सकते हैं, उसमें 50% से ज्यादा बहुत पोल्यूटेड है, ये सच है ना? हाँ, पोल्यूटेड हमारी हैं। बहुत पोल्यूटेड को मैं अगर बहुत शब्द निकाल दें तो ठीक रहेगा। पोल्यूटेड है, समझ लीजिए आप उनको। अगर पोल्यूटेड है कि एक आता है कि रिवर्स के मामले में बड़ा सेंटिमेंटल इंडियंस हैं, रिवर डिस्प्यूट्स इतने पड़ी हैं 25-25 साल 4-4 साल से हो रही हैं, तो राजेंद्र सिंह जो आपकी स्टेट के हैं, उनका एक प्रपोजल है कि रिवर्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, तो एक अथॉरिटी होगी, अपने शेखाव साहब बैठे हो दिल्ली में, सारी नेशनलाइज करके आप उसके मालिक बन जाएंगे, कंपनी बना देंगे, उसको टेक ओवर कर लेगी पब्लिक। देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो 1997 का डिसीजन है मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जमीन के अंदर का पानी और जमीन के ऊपर का पानी, पर्सनल यूटिलाइजेशन के अलावा बाकी सारा पानी जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी, वो किसी व्यक्ति विशेष की मालिकियत नहीं है। एंट्री 253 में संविधान में लिखा हुआ है कि ये जो है एनवायरनमेंट एंड वाटर, इनके कंजर्वेशन का एज ए नेशनल प्रॉपर्टी राइट भारत सरकार का, और वो भारत सरकार का विषय है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर रिसोर्सेज के मेंटेनेंस की, वो हेल्दी बने रहें, ये रिसोर्सेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सरकारों की जिस दिन तक होगी उस दिन तक ये ठीक नहीं होगा। मैं अपने बचपन में देखता था कि मेरे गांव का जो तालाब था, उस तालाब के चारों तरफ जो कैचमेंट था, उस कैचमेंट की साफ सफाई, उसकी शुचिता, पवित्रता, उस सब की जिम्मेदारी, वहाँ झाड़ झंकाड़ निकालना, मिट्टी खोदना, ये सब की जिम्मेदारी गांव की जिम्मेदारी थी, सामूहिक जिम्मेदारी थी। तब तक कभी उसमें गांव में पानी की कमी नहीं हुई। मैंने अपनी दादी माँ से बुढ़ापे में, जब वो बहुत वृद्ध हो गई थी, तब मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहते हो कि हम हमारे देश में जल को जगदीश मानते हैं, जो है पानी को देवता मान करके पूजा करते हैं, हमारे देश में पानी की ये दुर्गति क्यों हुई? वो बहुत कम पढ़ी लिखी महिला थी, पर उन्होंने जो जवाब दिया मुझे लगा कि वही समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा कि पहले हम पानी के पास जाते थे बेटा, आजकल पानी हमारे पास आने लग गया, इसलिए हमने उसका मोल गंवा दिया। और अगर इसके मोल को एस्टेब्लिश करना है तो आम जनता को इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा, हमको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों में, और वो धीरे धीरे बन रही है। मॉडल क्या होगा? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको एनक्रोचमेंट हो रहा है सब जगह, रिवर के किनारे कॉलोनी बनती चली जा रही है। उसी जगह आपको ले जाने की बात कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 30 जून को सरकार बनने के बाद पहली बार मन की बात में पानी के विषय को लोगों के सामने रखा जी, और उसके बाद में जब लगातार इसके बारे में बात की, उसका प्रभाव बताता हूँ। मैं मुंबई से दिल्ली आ रहा था हवाई जहाज में बैठ करके, इंडिगो का प्लेन था, कॉर्नर की सीट पर, विंडो साइड की सीट पर बैठा था, 1 नंबर सीट पर। मेरे साथ में सहयात्री एक महिला थी और उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी, कोई 6-7 साल, 5-6 साल उम्र होगी, 7-6 साल उम्र होगी। एयर होस्टेस ने पानी ला करके दिया, मैंने अपना पानी पूरी ग्लास पिया, बॉटल ग्लास को क्रश करके अपने हाथ में पकड़ लिया। वो जो बच्ची थी उसने भी अपना पानी आधे ग्लास लगभग पिया और अपने हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ था। उनकी माताजी ने उस ग्लास को रख दिया, पानी पिया नहीं, 1 घूंट पी करके अपने पास रख दिया। थोड़ी देर में इंडिगो में वो ट्रैश इकट्ठा करने के लिए जब परिचारिका आई थी, तो मैंने एयर होस्टेस को अपना ग्लास पकड़ाने लगा, तो वो बीच में जो बच्ची बैठी थी, अच्छी संस्कारित बच्ची थी, उन्होंने कहा अंकल मुझे दे दीजिएगा, मैं डाल दूंगी। उन्होंने खुद का पानी पिया, उस बच्ची ने मेरा और अपना दोनों ग्लास लेकर के उसमें डाल दिया। उनकी माताजी जब वो अपना 1 घूंट पिया हुआ पानी का ग्लास जब ट्रैश में डालने लगी,
तो उस बच्ची ने हाथ पकड़ करके, वो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, शायद व्हाट्सएप में कोई मूवी देख रही थी या कुछ भी देख रही थी, उस बच्ची ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, ममा यू कैन नॉट वेस्ट वाटर, पीएम ने कहा कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सी दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ बिगनिंग। यहाँ से शुरुआत होगी, और यहाँ से जब शुरुआत होगी तभी देश में परिवर्तन आएगा। मंत्री मैं सच्ची बात अब छोड़ता नहीं हूँ। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रिवर का नेशनलाइजेशन स्टेट लेवल का हो या स्टेट में, इसका मैनेजमेंट जो है टेक ओवर करना चाहिए कि नहीं? There is no river management authority throughout the country. देखिए मैं आपको एक विषय, ये इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूँ। देश में कम से कम 3 कमेटी जिसके विषय में बनी है, लोकसभा में इस विषय पर पर्याप्त डिबेट हुई है, और सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये समाधान नहीं, समाधान कहीं और है। हम केवल अथॉरिटी बना करके, देश में बहुत सारी पर्यावरण को लेकर के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। मंत्री जी मैं रोकूंगा, आपके नाले के मालिक हैं लोग, वहाँ पर वाटर बोर्ड है, जल बोर्ड है, नाले का मालिक है, नाली का मालिक है, और चीजों के मालिक है, पर नदी का मालिक कोई है ही नहीं। नदी का मालिक स्टेट है, ऐसा नहीं है कि नदी का मालिक कोई नहीं। तभी तो गंदी हो रही है देश। हर राज्य अपने हिस्से की नदी का मालिक है, संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप है। उन दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट्स है, अगर इंटर स्टेट नहीं, मालिक का मतलब ये था कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, फैमिली के मैनेजमेंट की तो प्रभु चावला साहब के घर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो प्रभु चावला साहब को ही देखनी पड़ेगी। वो अभी नहीं है, वो ये देखें कि वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो शहर की म्युनिसिपैलिटी उठाएगी तब होगी नहीं, हमको ही मैनेज करना पड़ेगा। जिस राज्य की धरोहर है उसी को मैनेज करना पड़ेगा। दुर्भाग्य है, मैं इसको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। मेरे पास में मेरे सांसद मित्र इस बात की एप्लीकेशन लेकर के आते हैं कि हमारे घाट की, हम गंगा, जब नमामि गंगे में काम करते हैं तो हम लगभग 120 के आसपास घाट ऐसे होंगे जिनकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमने अपने कंधों में ले रखी है। 11 से ज्यादा जगह पे हम नदी में फ्लोटिंग ट्रैश के स्किमर्स हमने लगा रखे हैं ताकि उसकी भी साफ सुथरी बने रहे। ड्रेन्स में हमने जालियां भी लगाई हैं ताकि उसके अंदर फ्लोटिंग ट्रैश नहीं पहुंचे। मेरे पास में मेरे सांसद मित्र एप्लीकेशन लेकर के आते हैं कि घाट की सफाई, हमारे घाट को भी सफाई के कार्यक्रम में इंक्लूड कर ली। अब सफाई को भी भारत सरकार ओन करेगी। लेट मी आस्क यू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। नेशनलाइजेशन जो राजेंद्र सिंह ने सजेस्ट किया है, उसका कॉन्सेप्ट जो भी हो, आपने जो कहा कि ठीक है हर प्रदेश के अंदर जिम्मेवारी होनी चाहिए, कि अभी तक मेरे जो नॉलेज में आता है कि जमुना या कोई भी नदी हो, स्टेट टू बाउंड्री कोई उसके एक अथॉरिटी देखने वाली नहीं है कहीं भी। वो हर शहर में हर एक म्युनिसिपैलिटी के ओनरशिप में आ जाती है जाकर के, और उस हिसाब से चलती है, वहां पर गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, भर जाती है। तो आपको लगता है कोई ऐसा मैनेज, आप कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ रिवर इज रूल्ड आउट, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड, कि नेशनलाइजेशन नॉट अ सॉल्यूशन, पर somebody has to own up the whole river। पार्ट में तो नहीं रहेगी ना, जमुना दिल्ली में आएगी दिल्ली वाले करेंगे, हरियाणा में जाएगी तो हरियाणा वाला करेंगे, मथुरा में घुसेगी तो यूपी वाले करेंगे, तो तभी तो इस वजह से मल्टीपल। अभी तो गंगा बेसिन के लिए तो ऑलरेडी गंगा जो है अथॉरिटी का दर्जा हमारे एनएमसीजी को मिला हुआ है। पूरी गंगा की देवप्रयाग से लेकर के या गंगोत्री से लेकर के गंगा की, और यमुनोत्री से लेकर के यमुना की, और पॉइंट ऑफ कन्वर्जन तक जिम्मेदारी अब तो इस अथॉरिटी की है। सारे अधिकार हमारे पास में, और उस अधिकारों का उपयोग करते हुए हमने माइनिंग को रेगुलेट किया है, हमने स्टेट्स को पेनलाइज किया, हमने सब तरह की जो है गतिविधियां उसमें की है। भारत सरकार में इस तरह का एक डिपार्टमेंट जो है, ये मिनिस्ट्री इंटीग्रेट हुई, उससे पहले देश की सारी नदियों के लिए इस तरह की एक डायरेक्टरेट, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट और बनी। वो MOEF के साथ में थी, और दुर्भाग्य से MOEF में उसकी कोई प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन इस जो है इंटीग्रेशन के बाद में उसकी जिम्मेदारी भी हमको दी गई, और हमने उसका जिम्मा भी जो है NRCD का जिम्मा भी राजीव मिश्रा साहब को दिया है। हम देश की बाकी अन्य नदियों का भी अध्ययन कर रहे हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट ये कहा था कि हमने गंगा पे सफलतापूर्वक काम किया है, और आने वाले समय में हम देश की 5 और प्रमुख बेसिन्स, जिनमें गोदावरी और नर्मदा गोदावरी, इन सब बेसिन्स का उन्होंने उल्लेख किया, इन सब बेसिन्स पर भी इसी तरह से काम करेंगे। तो देश के ये जो 5 बेसिन्स की बात जो की है, उनके साथ में अगर गंगा बेसिन को जोड़ दें तो देश की 80% 90% नदियां उसमें समाहित हो जाएंगी। नहीं, आपको लगता है कि राजीव, मैं आपके नाम लिया था इसलिए पूछा, जो मॉडल गंगा अथॉरिटी का है, सिमिलर मॉडल आर यू गोइंग टू प्रोवाइड फॉर अदर स्टेट्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ सम स्टैट्यूटरी प्रोविजन? जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, और इसी लाइन पे उनको भी कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। जो 5 नदियों की चर्चा की,
जमुना तो ऑलरेडी गंगा के अंदर में आ जाती है, सेम बेसिन में होता है। इसके अलावा जैसे गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, पेरियार है और महानदी है, इन नदियों को भी हम स्टडी कर रहे हैं। कल ही हम मीटिंग कर रहे थे कि हमने इसके लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए WIA से पूरा प्रोग्राम बनाया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसी तरह के इन नदियों पर भी कर रहे हैं। और इसी तरह का एक मॉडल वो कैबिनेट में जाएगा, अप्रूव होगा, बट इसी लाइन पे हम मॉडल बना रहे हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द कहा कि बेसिन का अप्रोच अगर सही मामले में होगा तो इंटर स्टेट या विद इन स्टेट भी जो इशूज आती हैं उसके लिए एक अथॉरिटी होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमें भी अथॉरिटी का दर्जा दिया गया, हम भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी देख रहे हैं, और NMCG में रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या क्या और हमें करना चाहिए और इसी तरह दूसरी नदियों के लिए भी क्या करना चाहिए, उस पर विचार हो रहा है। और इसी तरह का प्लान हम उन पर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा दोनों से, मेरे को अभी तक नहीं समझ आ रहा कि आप मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स तो होना चाहिए देश के अंदर, उसका मॉडल गंगा बेसिन अथॉरिटी वाला होना चाहिए या हर स्टेट को एक रिवर अथॉरिटी बनानी चाहिए अपनी स्टेट के अंदर? थोड़ा क्लैरिटी चाहिए मेरे को अपनी जनता के लिए कि रिवर्स हमारी मर रही हैं, हर जगह मर रही हैं, कई जगह सुधर भी रही होंगी। गंगा जैसे कुछ पार्ट में सुधर रही है, हालांकि सबसे ज्यादा गंगा, अभी मैं देख रहा था कहीं पर, सबसे ज्यादा नदियां जो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, असम, MP, वेस्ट बंगाल में पोल्यूटेड है सबसे ज्यादा। तो देख रहे हैं स्ट्रेचेज, उनके स्ट्रेचेज सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। तो मेरे को अभी तक नहीं समझ आ रहा कि कोई ऐसा कोई मॉडल है कि हर जगह नदियों का एक अथॉरिटी इंचार्ज होनी चाहिए। इसके बारे में आप दोनों कुछ कमेंट नहीं कर रहे, मेरे समझ नहीं, आइडियल पॉलिटिकल क्वेश्चन है क्या? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन? नहीं, मैं चावला साहब बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई गुरेज नहीं है इसमें। आइडियल सिचुएशन है कि ऐसा होना ही चाहिए। आइडियल सिचुएशन ये है कि वाटर जैसे सारी दुनिया के देशों में, हम इजराइल की बात करते हैं या दुनिया के दूसरे देशों में है, वो उसका जो है राज्य की संपदा होनी चाहिए। चाहे जमीन के अंदर का पानी है, चाहे जमीन के बाहर का पानी है, वो राज्य की संपदा होनी ही चाहिए। लेकिन आइडियल सिचुएशन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो है हमको बैलेंस बना करके काम करना पड़ेगा। ये एक एक्सपीरियंस हमारे पास लिए था। आज से 10 साल 5 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देश में जो है गंगा मिशन NMCG जैसा काम होगा और एक अथॉरिटी बन जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि ये ज्ञान गंगा हमारे लिए है। हमने इस सब से जो एक्सपीरियंसेस सीखे हैं, इसके हिसाब से हमने, हमारा अनुभव कहता है, अभी राजीव मिश्रा साहब कह रहे थे कि पहले हम काम कर रहे थे, 2 साल से हम काम नहीं कर पाए 2017 तक, क्योंकि अथॉरिटी नहीं बनी थी। अथॉरिटी बनने के बाद में हमारे पास जो ताकत आई, हमारे काम की गति जो 5 गुना हो गई। निश्चित रूप से दूसरी नदियों पे काम करेंगे, इस तरह की अथॉरिटीज बनानी ही पड़ेंगी। अल्टीमेटली हमको उस रास्ते पर जाना ही पड़ेगा, बट उस, और जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा। यही मैं कहना चाहता कि आप कहिए ये बात कि हर जगह ऐसे अथॉरिटी बननी चाहिए, अच्छा काम है ये। पर सवाल मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, कावेरी पूछेंगे उसके बाद, कि आपको क्या लगता है कि हमारी गंगा पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ कब तक हो जाएगी? हो गई है पूरी तरह से, काम है पूरी तरह से। अभी आप गंगा कई पैचेस ऐसे हैं, आपको पता अभी भी गंदे हैं। प्रभु चावला साहब, मैं आपके पास में बारिंग 3 और 4 स्ट्रेचेस के कोई ऐसा स्ट्रेच नहीं है जिस पूरी गंगा में जहाँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के पैरामीटर पर गंगा बिलो द बैथिंग लेवल स्टैंडर्ड आ जाती होगी, और दैट इज द बेस्ट पैरामीटर टू असेस द वाटर क्वालिटी इन ए रिवर। आप जो है पूरी नदी में 2 या 3 स्ट्रेचेस ही कुल ऐसे बचे हैं जहां ऐसी परिस्थिति होती है कि वहां अभी भी, क्योंकि वहां अभी हमारा काम चल रहा है, आने वाले 1.5-2 साल में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको, अभी हमने एक गंगा यात्रा की थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 4 साल पहले हमने एक गंगा में राफ्टिंग एक्सपीडिशन किया था। गंगा के उद्गम स्थल से गंगा के महाप्रयाण स्थल तक, फ्रेजरगंज तक, बोट के माध्यम से साइंटिस्ट और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोगों ने जुड़ करके जाके और पानी का असेसमेंट किया था, कितने नाले आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे नाले आकर के मिलते हैं, क्या क्वालिटी है, एक्वाटिक लाइफ क्या है, क्या पोजीशन है। और 4 साल बाद में अभी दोबारा किया, और जब दोबारा किया तब many folds improvement in all the categories। एक्वाटिक लाइफ, जहां गंगा की डॉल्फिन जो है वो दिखना बंद हो गई थी, मुश्किल से 5, 10, 20 साइट हुई होंगी, हंड्रेड्स की संख्या में गंगा की डॉल्फिन्स को पूरी गंगा के स्ट्रेच में देखा। जो नदी में, गंगा में जो मछलियां खत्म हो गई थी, गोल्डन मार्शीट से लेकर के सारी, उन सबको वापस नदी में उस लाइफ को रिजुविनेट होते हुए देखा है। गंगा के सारे टर्टल्स वापस लौट आए। इसलिए गंगा में जो है निश्चित रूप से अब हमको अपने दिमाग से भी, मैं चाहूंगा कि ये विषय को निकालना होगा कि राम उधरी गंगा मैरी हो गई। अब तो राज कपूर साहब तो रहे नहीं, पर प्रभु चावला साहब जरूर ऐसी मूवी बना सकते हैं कि राम उधरी गंगा वापस साफ हो गई। यमुना का क्या होगा? यमुना इतनी गंदी हो रही है, उसका क्या होगा?
देखिए यमुना का जो है चैलेंज का स्ट्रेच जो है वो दिल्ली से लेकर के आगरा तक जी इससे पहले चैलेंज नहीं है, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए चंबल आकर के मिल जाती है, समस्या समाप्त हो जाती है। ये जो स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच की प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास में इस स्ट्रेच में एक बूंद भी पानी नहीं जी। अभी लॉकडाउन के समय में बहुत सारी कहानियां सुनाई गई कि यमुना का पानी साफ हो गया। 2 कारण थे, एक इंडस्ट्री बंद थी और दूसरा लॉकडाउन के पीरियड में जो बरसात हुई, उस बरसात के कारण से वजीराबाद ड्रेन से जो पानी छोड़ा गया, 3000 क्यूसेक पानी जा रहा था यमुना में। जिस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं जाता, उसमें 3000 क्यूसेक पानी अगर जाने लगेगा, अपने आप साफ हो जाएगी। इसके लिए हमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। जो रेणुका और किशाऊ पर हम ऊपर बांध बना रहे हैं, वो दोनों बांध बनने के बाद में हम रेगुलेटेड फ्लो छोड़ेंगे और अब की बार बांध बनने के बाद में हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि यमुना के हिस्से का पानी यमुना को मिलना चाहिए, किसान के हिस्से का पानी किसान को मिले, इंडस्ट्री के हिस्से का इंडस्ट्री को मिले, पीने का पानी का हिस्से प्राथमिकता से मिले, लेकिन नदी का अपना हिस्सा है, उसको नहीं मारेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे। और देश में पहली बार गंगा में हमने सफलतापूर्वक इसको किया है कि चाहे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चला रहे हो और चाहे आप इरिगेशन का प्लांट का प्रोजेक्ट ओन कर रहे हो, बांध ओन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट ओन कर रहा है या प्राइवेट एजेंसी ओन कर रही है, हमने अथॉरिटी ऑर्डर से सबको कहा कि पानी छोड़ना पड़ेगा और पानी चल रहा है। हम मॉनिटर करते हैं उसको आर्ली बेसिस पर कि गंगा में इतना पानी रहना ही चाहिए। तो जो गंगा में हो सकता है वो यमुना में भी होगा और जिस दिन यमुना में होगा सफलता से होगा। शेखावत जी, एक काम जो केजरीवाल से हमने किया था कि वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, उन्होंने बड़े बड़े वहां पर खोद दिए, जमुना के दोनों तरफ से पानी भर गया। उसके बाद कहने लगा कि वाटर लेवल ऊपर हो गया है, कि गंगा के अंदर वाटर बेड उतना ऊंचा आ गया कि पानी तो बह जाता है, फ्लड आता है, जब बह जाता है इतना सारा फ्लड आता है कि डेंजर लेवल से ऊपर हो जाता है, तो पानी निकल जाता है दिल्ली से परली तरफ, आगरा से भी आगे निकल जाता है। तो आपको लगता है कि जो मॉडल केजरीवाल जी ने किया था वो भी एक पार्ट ऑफ द रिज्यूवनेशन होना चाहिए? बिल्कुल है। वो उन्होंने जिस तरह के वेटलैंड, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स बनाए थे गंगा यमुना के फ्लड टाइम में, हमने उसके लिए उनको अनुमति दी थी। मैंने खुद जाकर के वहां पे उसका काम शुरू करवाया था, उसको प्रोग्राम को शुरू कराया था। और मैंने जब केजरीवाल साहब मुझे मिलने आए थे, मैंने कहा कि अगर इसको जो है साइंटिफिक एजेंसी इसको रेकमेंड करती है, हम 100% इसके साथ खड़े होकर के काम करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने यमुना और गंगा बेसिन में जितने वेटलैंड्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके लिए जो नेचुरल वेटलैंड है उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ये एक माध्यम हो सकता है। उन्होंने प्रयास किया था, पर वो प्रयास मुझे लगता है कि जैसी अपेक्षा थी उतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि नदी के साथ में जो सिल्ट आती है, जो मिट्टी आती है, उससे वो सारे रिजर्वायर्स भर गए। लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट हुआ होगा। अल्टीमेटली हम पानी को अलग अलग करके, रिवर को हमने मिनिस्ट्री को इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन हमको मानसिक रूप से भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नदी का पानी, सतह का पानी और जमीन के भीतर का पानी, ये सब आपस में कोरिलेटेड है, इंटररिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। इन तीनों के होलिस्टिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के देश का स्वास्थ्य सुधर, देश का पानी के हालात सुधरने वाले। डीसिल्टिंग तो कराते नहीं ना हिंदुस्तान के अंदर, रिवर की डीसिल्टिंग तो बहुत कम होती थी पहले, अब होनी शुरू हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्ट्रेचेस में डीसिल्टिंग हुई है, कुछ स्ट्रेचेस में उसके अनुकूल परिणाम भी आए, लेकिन डीसिल्टिंग भी साइंटिफिकली बैक्ड अप होना चाहिए। डीसिल्टिंग के नाम पर बजरी माफिया का काम करे, इसको तो कम से कम अलाउ नहीं किया। This is a conversation that can really go on. It was really very inspiring and insightful. I think जो आपने हमें बताया आज बहुत ही इंफॉर्मेशन दी, और मुझे लगता है कि अगर कोई कर पाएगा साफ गंगा को तो केवल आप हैं। तो आई होप नहीं, मैं तो मात्र निमित्त तो साहब मोदी जी कर रहे हैं, मैं तो उनका टूल हूँ केवल, उनके वर्किंग एजेंट। नहीं, जैसे हमने स्वच्छ भारत देखा, आई थिंक वैसे ही स्वच्छ गंगा भी मिलेगी हमें। थैंक यू। उससे कंपेयर मत कर, स्वच्छ भारत के मामले में उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने गंगा में है। एनीवे, दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हो सकता है वो अच्छा हो। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने दोनों ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कावेरी जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको। एंड थैंक यू प्रभु चावला साहब, मैंने बोलने में अपना पर सेकंड स्पीड को थोड़ा ज्यादा रखा ताकि ज्यादा मैं बता सकूं जितना मुझे पता है। आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू। वाटर वॉरियर तो यही है, शेखावत जी हैं, वो नहीं है दूसरे वाले लोग जितना जानते हैं वाटर के बारे में। क्योंकि मैंने बचपन में अपने घर वालों को 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पानी ले जाते हुए, सिर पे लाने के लिए जाते हुए देखा है, इसलिए मुझे पता है पानी का मोल क्या है। भुक्त भोगी हैं आप, इसलिए आपको पानी की वैल्यू पता है। थैंक यू, इसलिए रखा मोदी ने चुन करके आपको। धन्यवाद जी।